हम दोनों की मोहब्बत बेमिसाल थी, एक दूसरे के लिए बने थे, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। मुझसे तो ये गम बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मेरा दिल चाहता है कि मैं भी रेहान के पास चली जाऊं। कमरा, इस कमरे से जुड़ी हुई उसकी यादें मुझे एक लम्हा भी चैन से नहीं बैठने देती। जानती हूँ मुस्कान, जब पता चला मुझे लगा कोई मेरा अपना मुझसे बिछड़ गया, क्योंकि रेहान हमेशा एक भाई की तरह मेरा ख्याल रखता था। तुम्हारे और रेहान के बहुत से एहसानात हैं मुझ पर। कितने जालिम लोग होते हैं ना, किसी को मारते हुए जरा नहीं सोचते कि वो अपने थोड़े से मुफाद के लिए किसी एक शख्स की जान तो ले रहे, लेकिन उससे जुड़े हुए लोगों को जीते जी मार देते। लेकिन भाभी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोई देख लेता तो। आप यहाँ क्यों आई हैं? तुम हर दुख, हर तकलीफ में मेरे साथ खड़ी रही। तुम्हारा इतना बड़ा गम था, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देती। इतनी खुदगर्ज नहीं हूं मैं मुस्कान। लेकिन फिर भी आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी तुमसे मिलना था। मैं खुद को नहीं रोक पाई। छोड़ के चला। ढूंढो उसे। मुझे वो बंदा 24 घंटे के अंदर चाहिए। अगर तुम उसे ढूंढ कर ना लेकर आए तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे वो शख्स हर सूरत में यहां चाहिए। राबिया, जी भाई जी। कौन है ये? ये मेरी बहन है। तो यहाँ क्यों लेकर आई? बीबी जी ने कुछ कपड़े और पैसे दिए थे गरीबों में बांटने के लिए, तो इसलिए इससे साथ लेकर आई हूँ। गूंगी है बेचारी। जाओ। हमने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर लिया। अब जारी तौर पे तो स्नैचिंग वगैरह का केस लग रहा है, लेकिन देखते हैं आगे जाके क्या क्या पता चलता है। इंस्पेक्टर साहब, अब आप कुछ भी कर ले, मेरे रेहान को तो वापस नहीं ला सकते ना। आप ठीक कह रहे हैं हमीद साहब। अगर ये कोई साजिश है, हम इसकी पूरी तह तक जाएंगे। कातिल बचेगा नहीं। क्या आपके पोते के साथ कोई दुश्मनी थी किसी की? नहीं, वो तो सीधा साधा बच्चा था, अपने काम से काम रखने वाला। उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती? हाँ, दोस्त बहुत थे उसके। ठीक है जी। आपके होने वाले दामाद का भी बयान ले लिया। उसका क्या नाम था? इबाद। इंस्पेक्टर साहब, वो इस घर का मुलाजिम था। अच्छा, लेकिन हमें तो बताया गया कि आपकी कजिन की शादी हो रही थी उससे। गलत बताया आपको। हो रही थी, हुई नहीं थी। हमने मालूम करवा लिया है, शादी की तकरीब शुरू हो गई थी। आप बस हमें पिक्चर्स और वीडियोस भेज दें। इस केस का उससे क्या ताल्लुक है? ये फैसला तो हम करेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। बस पिक्चर्स और वीडियोस भेज दें। आप फिक्र न करें इंस्पेक्टर साहब,
ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कुछ अरसे पहले मिस्टर अनस की डेथ नहीं हुई थी इसी फैमिली में? उनकी अम्मी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, अगर आपको याद हो तो। हारून, चंदा, इतने अरसे के बाद कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। शायद तुम्हें पता हो 10 साल पहले मैं अमेरिका चला गया था और अब सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आया हूँ। जी अलिशा है ना? हाँ अलिशा, आपको सब घर वाले याद हैं? बचपन का पूरा वक्त गुजारा है मैंने सबके साथ, कैसा ना याद होगा। सब खैरियत तो है? कैसे होना हुआ? वो अलिशा का यहाँ इलाज चल रहा है। क्या हुआ इसे? लंबी बात है, मैं फिर किसी वक्त बताऊंगी। हाँ, अगर मैं कुछ कर सकूं, आज मेरा पहला दिन है यहाँ पर। इनके डॉक्टर कौन है? इसे डॉक्टर अहमद देख रहे हैं। मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। हमीद अंकल कैसे हैं? ठीक है अब्बा जी भी। किसी दिन आऊंगा मिलने। आपको डॉक्टर अहमद बुला रहे हैं। अच्छा, मैं मिलता हूँ, फिर घर आऊंगा। हाँ। इसका मतलब है कि आप मेरी बात नहीं मानोगे? आज के बाद तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, पर अभी जाने दो। ले लो मुस्कान चाय। थैंक यू। घर में कोई नजर नहीं आ रहा। पप्पू जी, अलिशा, सब कहाँ हैं? पप्पू जी अलिशा को लेकर हॉस्पिटल गई हैं। आज उसका अपॉइंटमेंट था। अच्छा, याद आया, पप्पू जी को याद कराना। दादाजी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, वापसी पे ले हैं। वो भाई जी को याद था, उन्होंने पप्पू जी से कह दिया था वो ले आएंगे। भाई जी कब से घर की चीजें लाने लगे हैं? रेहान भाई के जाने के बाद से भाई जी बहुत बदल गए, वो पहले जैसे नहीं रहे। ऐसा है तो अच्छी बात है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि भाई जी कभी बदल सकते हैं। जिद, अना, खुद गर्जी, ये सब उनकी फितरत में शामिल है और फितरत कभी नहीं बदला करती। तुम ठीक कह रही हो मुस्कान। समुंदर में चलने वाली कश्तियां चाहे जितनी भी मजबूत हो, तूफान के आ जाने से कुछ लम्हे के लिए डोलती जरूर है, मगर फिर संभल जाती है। लेकिन अगर सुराग कश्ती के अंदर हो जाए ना, फिर वो डूब जाती है। रेहान भाई के जाने के बाद भाई जी अंदर से बहुत कमजोर हो गए। मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी रेहान कहीं से आ जाएंगे।
मुझे पुकारेंगे और कहेंगे, मुस्कान तुम यहाँ बैठी हो। पता है मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। मैं कहूंगी, रेहान तो मैं आपको कब से रही हूँ, आप ही नहीं मिल रहे। अरसा हो गया रान भाई को गए हुए, लेकिन यकीन ही नहीं आता। पूरे 3 महीने, 12 दिन, 4 घंटे और 34 मिनट। जानती हो मुस्कान, रेहान भाई के जाने के बाद तुम बहुत अकेली हो गई हो। तुम्हारे लिए एक एक लम्हा गुजारना बहुत मुश्किल है, मगर जिंदगी रुकती तो नहीं है। तो बस सांसें रह गई हैं। दस साल पहले मैं अमेरिका चला गया था और अब सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आया हूँ। आपको सब घर वाले याद हैं? बचपन का पूरा वक्त गुजारा है मैंने सबके साथ, कैसे ना याद होगा। भाई जी गलती हो गई भाई जी। गोली तो मैंने आपके मुलाजिम पे ही चलाई थी, पता नहीं आपके भाई को कैसे लग गए भाई जी। तूने क्या सोचा था कि मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? मैंने सुना आपका गुस्सा बहुत तेज है भाई जी, इसलिए मैं भाग गया था वो भाई जी, माफ कर दो भाई जी। तूने ये नहीं सुना कि मैं किसी की गलती माफ नहीं करता। और तूने गलती नहीं की, गुनाह किया है, मेरे भाई को मारा है तूने। भाई जी मेरे तो आपके भाई से कोई दुश्मनी भी नहीं थी साहब जी, पता नहीं कैसे गोली लग गई आपके भाई को। तूने गुनाह किया भाई जी, मैंने तो आपके भाई को, मुझे माफ कर दो भाई जी, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा, मैं आपका एक एक पैसे भी आपके वापस कर दूंगा भाई जी, माफ कर दो मुझे। तू मुझे पैसे देगा? अरे मुझे पैसे देगा तू? अगर कुछ करना ही है तो मेरे भाई को वापस लेकर आ सकता है। साहब जी बड़े हुए को मैं कैसे ला सकता हूँ साहब जी, मैं बड़े हुए को कैसे ला सकता हूँ साहब जी, आप कुछ बताओ मैं कैसे, मेरी जिंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में मैं कैसे ला सकता हूँ। मैं तो बेबस हूँ भाई जी, मैं बेबस हूँ भाई जी, माफ कर दे मुझे भाई जी। अगर मैं बेबस नहीं हूँ, जब तक तू जिंदा रहेगा मैं इसी तरह इस आग में चलता रहूंगा। मरना तो पड़ेगा तुझे।
कौन? साहब जी, कोई हारून साहब आए आपसे मिलने। हारून? कौन हारून? वो जी कह रहे हैं आपके पुराने मोहल्ले से आए, कलीमुद्दीन साहब के बेटे हैं। हाँ 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 हाँ, हारून हारून। अंदर बुलाओ, ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। जी साहब। जी साहब, आप अंदर आए। जी जी, आप यहाँ बैठ जाए, सब साहब भी आए। शुक्रिया। नसीमा, जी बेगम साहबा। कौन आया है? मेहमान है कोई, बड़े साहब से मिलने आए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। हारून, हारून, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। अंकल मुझे भी बहुत खुशी हुई, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आपसे इस जिंदगी में फिर मुलाकात होगी। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि मुलाकात होगी। कैसा है तुम्हारा अब्बा? अंकल अब्बा के तो गुजरे हुए 10 साल हो गए। भाई वो यारों का यार था, बहुत अफसोस हुआ मुझे इंतकाल का सुनकर। मुझे छोटे भाइयों की तरह समझता था। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे घर में और हमारे घर में कितना आना जाना था, एक ही घर लगता था। खड़े क्यों, बैठो, आओ आओ, आ जाओ। बैठो बैठो बैठो। हाँ, कि लगता है आप तो पुराने मोहल्ले को भूल ही गए। आपने तो हमको पीछे मुड़ के देखा तक नहीं। सही कह रहे हो। कई बार दिल चाह के पुराने मोहल्ले जाऊं, सबसे मिलूं, लेकिन पहले मसरूफियात ने वक्त नहीं दिया। अब बीमारी कहीं आने जाने नहीं देती। खैर, तुम बताओ तुम्हारा अचानक कैसे आना हुआ? तो वो मुझे रायान पे पता चला। डॉक्टर अहमद जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो अलिशा का इलाज कर रहे हैं आजकल। उन्होंने मुझे बताया और मैं तो खुद कोई 10 साल से मुल्क से बाहर था और यूएसए में मुझे जॉब लग गई थी। तो मैं जब वापस आया तो मैंने कहा मैं आपसे मिल लूं। कल रायान को गोली, पता नहीं क्या हुआ। पुलिस तफ्तीश तो कर रही है, अब देखें क्या निकलता है। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बहुत मिलनसार और हंसमुख बच्चा था मेरा। ये अचानक छोड़ के चला गया। तुम क्या करते हो वहां? मुस्कान बीबी, आपके कमरे की सफाई करनी है। कर ले। मुस्कान बीबी, जब से छोटे साहब गए आप तो बिल्कुल बदल सी गई हैं। हर वक्त उदास रहती हैं, या तो हर वक्त नमाज पढ़ती रहती हैं, या बस इबादत में मसरूफ। क्या करूं, मेरे दिल को सुकून ही नहीं मिलता। पता है, जब मैं कुरान पढ़ती हूँ ना, तब मेरे दिल को थोड़ा करार मिलता है। हम तो सिर्फ सांसें ले रहे हैं, जीते तो वो लोग हैं जिनका रिश्ता उनके रब के साथ जुड़ा रहता है। सिर्फ वही एक रिश्ता मजबूत है, बाकी सब तो नजरों का धोखा है जो कब हमारी नजरों से ओझल हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। अभी कल की बात है, मेरे मोहल्ले में जवान लड़का था, बिल्कुल ठीक ठाक था। पता नहीं अचानक से सीने में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले जाते बेचारा मर गया। नसीमा जी फूफो जी बुला रही हैं, जाओ उनकी बात सुनो। जी ठीक। कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? लाइबा, पर्दे बंद ही रहने दो ना। मुस्कान, कमरे में थोड़ी रोशनी रहने दिया करो, अच्छा लगता है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरी जिंदगी में रोशनी और खुशी सिर्फ रेहान से वाबस्ता थी। मुस्कान, तुमने तो अपने आप को कमरे में कैद कर लिया। मुझे लगा था कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तुम बेहतर महसूस करोगी, खुद को संभाल लोगी। हम का ताल्लुक वक्त से तो नहीं होता, ये तो बस उसी की जात से वाबस्ता होता है जो इंसान के दिल के बहुत करीब रहता है। मैं रेहान को कभी नहीं भुला सकती। मैं जानती हूँ मुस्कान, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन दुखों के साथ जिया नहीं जाता। चलो कहीं बाहर चलते हैं, अब तो तुम्हारी इज्जत भी खत्म हो गई है। मेरा दिल नहीं चाह रहा। चलो फिर एक काम करते हैं, गार्डन में चल के बैठते हैं। खुली हवा में बैठोगी तो तुम अच्छा महसूस करोगे। तुम जाओ, मैं नहीं जाना चाहती कहीं भी। मुस्कान, तुम अब मेरी कोई भी बात नहीं मानती। ठीक है, फिर मैं तुमसे नाराज हूँ। अच्छा चलो, तुम भी बहुत जिद्दी हो गई हो। चलो, अरे बिस्मिल्लाह। सुनो, इबाद का क्या हुआ? उसे कोई जॉब मिली? पता नहीं, बेचारा कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक कोई जॉब नहीं मिली। रेहान के जाने के बाद सब कुछ ही बदल गया। अगर रेहान हमें छोड़कर नहीं जाते ना, तो आज तुम और इबाद भी साथ होते। काश मैं उसे जाने ही ना देती। मत सोचा करो इस बारे में, जो होना था वो हो गया। किस्मत के लिखे को कोई नहीं बदल सकता मुस्कान। अरुण, अच्छा किया तुम आए, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अंकल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आके। तुमसे मिलकर पुराने दोस्त की याद ताजा हो जाती है। अंकल, मैं तो जरूर आऊंगा, आप तंग तो नहीं हो जाएंगे? अरे नहीं, अपना घर है तुम्हारा, आया करो। खुदा हाफिज़। थैंक यू। हारून, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अजीब सा लग रहा है। तुम बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो, बिल्कुल नहीं बदली। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वैसी हूँ? मुझे तो लगता है कि मैं बहुत बदल गई हूँ। जिंदगी में बहुत बड़े बड़े तूफान आए और तबाही मचाकर चले गए। रेहान का पता चला मुझे डॉक्टर अहमद से, वो अच्छे दोस्त है मेरे, तो मैं अंकल से मिलने चला आया। हाँ, अच्छा किया। वो तुम्हारा नंबर मिल जाएगा? मैं कभी कभी अंकल का पूछ लूंगा,
फोन करके। जी आप बेफिक्र रहिए, मैंने सारे कागजात तैयार करवा दिए। जी तुम चाय तो पियो अपनी। तुम पियो। थैंक यू। मुस्कान, नसीमा इतनी फनी बातें करती है ना, उफ, थोड़ी देर उसके साथ बैठ जाओ और उसकी कहानियां सुनो। तनी मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, सोच रही बाल खोल लूं, शायद पोनी की वजह से लग रहा है। कितने दिनों के बाद आए ना हम बाहर। तुम बिल्कुल वैसी की वैसी हो, बिल्कुल नहीं बदली। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं बहुत बदल गई हूँ। जिंदगी में बहुत बड़े बड़े तूफान आए और तबाही मचाकर चले गए। हेलो हेलो। अरे भाई, जब बात नहीं करनी है तो फिर फोन क्यों किया है? बोलो तो। मैं बोल रहा हूँ कमर जहां। हारून। हारून? तुम मसरूफ तो नहीं थी ना? मैं तुमसे 2 मिनट बात करना चाह रहा था। नहीं, मैं मसरूफ तो नहीं, बस पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी। एक सवाल पूछूं? एक्चुअली मुझे तुमसे पूछना था, तुमने शादी की? नहीं, मैंने शादी नहीं की। मगर क्यों? तुमने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे खानदान वाले तुम्हारी शादी खानदान से बाहर नहीं करते, और तुम अभी तक। मेरे खानदान में मेरी जोड़ का कोई था ही नहीं, इसलिए नहीं की। बस अब्बा जी के साथ यहाँ रहती हूँ। तुम बताओ, बड़े भैया और आपा कैसी हैं? आपा बिल्कुल ठीक है। अब तो सब मुल्क से बाहर ही रहते हैं। अब तो आपा की बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। अच्छा। तुम्हें मेरा फोन करना बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बुरा क्यों लगेगा? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है, इतने अरसे के बाद तुमसे बात हो रही है।
अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मुस्कान? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नूर कैसी है? नूर बिल्कुल ठीक है, अभी बस सुला कर आई हूँ। तुम कैसी हो? मैंने तो सोचा था कि इद्दत खत्म हो जाएगी तो शायद तुम यहाँ पर चक्कर लगा। मैं क्या करूँ भाभी, कहीं जाने का दिल ही नहीं करता, लेकिन मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी। अच्छा, दादाजी ने पैसे भिजवाए थे, आपको मिल गए? हाँ मुस्कान, मिल गए हैं, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता तुम लोग मेरे लिए। ऐसा क्यों सोच रही हैं? ये आपका हक है। मैं बहुत खुश हूँ कि दादाजी मुझे और नूर को भूले नहीं हैं, मगर मुस्कान मैं खुद से कुछ करना चाहती हूँ। नूर अभी बहुत छोटी है, आपका जॉब करना, उसे अकेले छोड़कर जाना आपके लिए मुमकिन नहीं है। मैंने इसके बारे में भी सोच लिया है। अच्छा, क्या सोचा है आपने? मुस्कान, मैं सोच रही हूँ कि मैं सिलाई कढ़ाई का सेंटर खोल लेती हूँ। यहाँ पर बहुत सी खवातीन हैं जो बहुत परेशान हैं। तुम्हें पता है ना कि इस हालात में बच्चों को पालना कितना मुश्किल है। इस तरह वो हुनर भी सीख जाएंगी और थोड़े से पैसे भी कमा लेंगी। ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने, मुझे सुनकर खुशी हुई। इस तरह मैं भी थोड़ा सा मसरूफ हो जाऊंगी। मैं आज ही जाती हूँ मोहल्ले में कि उनसे पूछूं किसी ने सिलाई कढ़ाई सीखनी है तो वो मेरे पास आ जाएं। बिल्कुल सही है, इंसान को ऐसे ही काम करना चाहिए जिससे दूसरों को फायदा हो। तबस्सुम सिलाई कढ़ाई सेंटर। नहीं मुस्कान, मैं अपने सिलाई सेंटर का नाम तुम्हारे नाम से रखूंगी, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया। तूफान के सामने डट जाने की हिम्मत दी तुमने मुझे। और एक तुम्हारे भाई हैं जिन्होंने खबर भी नहीं ली हम लोगों की। मेरा ना सही तो अपनी बेटी के बारे में तो आकर पूछ सकते थे ना। अच्छा, नूर के बारे में बताइए। मुझे मुस्कान की बहुत फिक्र है। मैं चाहती हूँ कि वो अब जिंदगी में वापस आ जाए। मुस्कान का दुख भी तो बहुत बड़ा है। मुस्कान और रेयान का हर वक्त का साथ था। दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मुस्कान हर वक्त रेयान की चीजों को गले लगाकर रोती रहती है, कभी रेयान के कपड़े, कभी किसी चीज को तो कभी किसी चीज को। इसीलिए मुझे मुस्कान की बड़ी फिक्र रहती है। पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी? इसका अंदाजा मुझसे ज्यादा और कोई जान भी नहीं सकता है अप्पा जी। फूफा जी ठीक है, मुझे लगता है कि हम सबको मुस्कान को समझाना चाहिए ताकि वो दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू कर सके। तुम क्या कहना चाह रहे हो शाहज़ेब? रेयान मेरा भाई था, मेरी जान थी उसमें। मैं चाहता हूं कि उसकी सारी जिम्मेदारियां उठाऊं। रेयान की मौत ने तुम्हें वाकई बदल दिया। मुझे सुनकर खुशी होती है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। दादाजी, मैं चाहता हूं कि आप मेरा और मुस्कान का निकाह करते हैं। निकाह? तुम्हारा और मुस्कान का? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं मानता हूं कि शायद आपको ये सुनकर अजीब लगा होगा, लेकिन दादाजी वो मेरे भाई की बेवा है, मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूं। देखिए, मुस्कान को वैसे भी इसी घर में रहना है और मुझे लगता है कि मुझसे शादी के बाद इस घर से उसका रिश्ता एक बार फिर मजबूत हो जाएगा। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी मुझे भी मिल जाएगी।